Hello students, in this particular video we will discuss the magnetic field at the center of a current carrying circular coil and loop or loop. Circular coil है या circular loop है, one in the same thing. Suppose करें हमारे पास ये एक coil है, circular coil जिसका रेडियस है r. अब बच्चे कहते हैं मैडम ये कॉयल यहाँ से बंद क्यों नहीं है, ये सर्कुलर कॉयल ही है, हमने वायर है, एक वायर को क्या कर दिया है, सर्कुलर शेप दे दी है, तो और इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन है करंट की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की. तो सपोज आर इसका रेडियस है, तो हमने ये एज एन एप्लीकेशन है बायोट-सेवर्ट्स लॉ की. पहली एप्लीकेशन बायोट-सेवर्ट्स लॉ की कौन सी थी, हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली. और सेकेंड एप्लीकेशन इसकी है कि सर्कुलर कॉयल के सेंटर पर इस पॉइंट ओ पर भी हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू करंट आई इन इट. और एस्टेड ने कहा था ना कि जब भी किसी सर्किट में से या वायर में से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड उसकी डायरेक्शन निकालेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. लेकिन ये फिर बता दूं एप्लीकेशन किसकी है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ की. तो इसमें भी हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, बायोट-सेवर्ट्स लॉ. तो पहली स्टेटमेंट यही है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ अगर हम इस पॉइंट ओ पर पहले क्या निकाल लें, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीएल एलिमेंट जो कि आप यहाँ चूज कर लेंगे सपोज इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. वो फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ, ऐसे एलिमेंट्स हमने कहाँ चूज करने हैं, पूरी की पूरी सर्कुलर कॉइल के सरकमफ्रेंस पे. इसीलिए इंटीग्रेशन किस पर होगा, पूरी सरकमफ्रेंस पे. लेट अस स्टार्ट. सो देखिए आई डी बी, बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा. अब मुझे थीटा बताएंगे आप. देखें डी एल की डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर ये है, क्या एंगल है इनके बीच में, 90. सो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 90. साइन 90 इज 1, ये लिखा हुआ है ना, साइन 90 इज 1. सो डी बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर. दिस इज मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 1. हमें इस सेंटर पर स्मॉल की वजह से नहीं बल्कि पूरी वायर की लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, डीबी का इंटीग्रेशन बी, और राइट साइड में क्या बनेगा, पूरे लूप पर, क्लोज लूप पर. तो बाकी सारा कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकाल लिया. इंटीग्रेशन किस पर है, लेंथ पर. आर तो भाई फिक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक लो, यहाँ से यहाँ तक आर इज कांस्टेंट, सो आर बाहर निकाल. इंटीग्रेशन ऑफ डी एल पूरे लूप पर, एक एलिमेंट यहाँ सपोज किया, फिर यहाँ, तो पूरी सरकमफ्रेंस पर है, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एल किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर. सो ये सेंटर पर आ गई. सो दिस रिजल्ट को आप ध्यान से लर्न रखेंगे. केसेस, फर्स्ट केस अगर इस कॉइल में n टर्न्स हो, टर्न्स n हो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही 2 इक्वेशन. अगर हमने एंगल की फॉर्म में निकालना हो, एंगल की फॉर्म में मीनिंग समझे, एंगल की फॉर्म का मतलब है कि आपका मान लो सर्कुलर कॉइल कुछ ऐसा पोर्शन दिया हुआ है सपोज दिस वे, और ये एंगल दिया हुआ है हमें क्या, एल्फा की फॉर्म में. तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर. मतलब हमने क्या कर दिया, सिंपल हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2 आर. लेकिन मैं ये एडवाइस देती हूँ आप हमेशा 4 पाई की फॉर्म में रिजल्ट को याद रखो. अगर मुझे यहाँ क्या चाहिए, 4 पाई, तो 2 पाई एक्स्ट्रा किया है ना, तो 2 पाई से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. मैंने आर से ही मल्टीप्लाई कर दिया और आर से ही डिवाइड. तो देखें ये बन गया रिजल्ट हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई. ये रहा आई भी आएगा साथ में, सो आई बाय आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिखा, 2 पाई आर, और एन टर्न्स थे. अब ये जो वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई एन, ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय कॉइल इट्स एट इट्स सेंटर. सो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू एल्फा. ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एल्फा के बराबर हो जाएगा. सो डायरेक्शन के लिए हम आगे इसमें मूव करते हैं. दिस इज राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल के लिए हालांकि एक वीडियो भी आई विल सेंड, बट यहाँ देखें ये 10th क्लास में भी ये फिगर आपने देखा हुआ था. हम इसी फिगर को रिलेट कर लेते हैं इससे. देखें ज़रा ध्यान से, अगर हम इस एलिमेंट पे पॉइंट यहाँ है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करंट जा रहा है तो हमने फिंगर्स को राइट हैंड
थंब रूल से अगर देखें, थंब रूल स्ट्रेट कंडक्टर में लगा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या थी भाई, देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पर जब एलिमेंट था तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ एलिमेंट चूज करती हूँ तो पॉइंट ओ कहाँ है, लेफ्ट में, तो थंब कहाँ रखना है, नीचे की तरफ, तो कहाँ आ रही है, देखो इधर से देखो क्लॉकवाइज। इसीलिए आप देखें ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लॉकवाइज। इधर क्या आ रही है, लेफ्ट में था तो एंटी क्लॉकवाइज, जब एलिमेंट कहाँ लिया था, लेफ्ट में, तो एंटी क्लॉकवाइज। उस एलिमेंट के लिए ओ कहाँ था, राइट साइड में, और जब एलिमेंट राइट साइड में है तो ओ पॉइंट कहाँ है उसके लिए, लेफ्ट में, लेकिन करंट कहाँ जा रहा है, देखो नीचे, नीचे की तरफ है ना, थंब कहाँ है, करंट की तरफ। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जब हमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है, मान लो करंट यहाँ लूप में कौन सी डायरेक्शन में लिया था, क्लॉकवाइज, तो बी, थंब जो है वो बी की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। यानी करंट अगर क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखें, तो बी आ गई इनवर्ड। लेकिन अगर करंट, फिंगर्स को देखें, फिंगर्स रिप्रेजेंट करती हैं करंट को, और थंब किसको पॉइंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अगर लूप में करंट है, देखो ये फिंगर्स मेरी किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ है, आउटवर्ड। और अगर फिंगर्स देखिए एंटी क्लॉकवाइज हैं तो थंब कहाँ है, इनवर्ड। सो दिस इज राइट हैंड रूल। अब इसके जो स्पेशल केसेस हैं जो इस पे क्वेश्चन आता है, जो मैंने एंगल की फॉर्म में अभी एक्सप्लेन किया था, अगर हम कहें सेमी सर्कुलर कॉयल हो, यू कैन ट्रेस द फिगर ऑफ दिस वन। अगर हमारे पास कॉयल कैसी हो, सेमी सर्कुलर, अगर हमारे पास कॉयल सपोज है सेमी सर्कुलर, तो लेंथ dl, इंटीग्रेशन था ना यहाँ dl, तो इसका इंटीग्रेशन 2πr की जगह क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा। तो उसकी हाफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पहले रिजल्ट था, 2 का हाफ आ जाएगी। अगर हमें आर्क हो एक जिसकी लेंथ क्या हो l, तो ध्यान रखना है इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपको, ये वाला रिजल्ट ध्यान रखेंगे आप। इसका इंटीग्रेशन ऑफ dl किसके बराबर आएगा, ये आर्क ऑफ लेंथ, कौन सी आर्क, ये PQ आर्क जिसकी लेंथ क्या थी, l। अब म्यू नॉट बाई 4 I बाई आर, एल बाई आर, ध्यान से देखेंगे, थीटा फॉर्मूला पढ़ा था ना 11th क्लास में, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब भाई लेंथ कितनी थी आर्क की, कैपिटल एल, रेडियस कितना था आर, तो एल बाई आर किसके बराबर, एल्फा। ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जो हम इनके केसेस कर रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम्स पे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड केस देखें, अगर दो कॉयल हैं कंसेंट्रिक, एक दूसरे के, कंसेंट्रिक समझते हैं, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि एक कॉयल आपकी ये है और एक कॉयल आपकी इस तरीके से है, जैसे हम स्पाइरल बनाते हैं ना ओवल शेप में, इस तरीके से, तो रिजल्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और दोनों कॉइल्स में करंट देखो कैसे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मेरी फिंगर्स आप देख रहे होंगे, अगर करंट फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो बी की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, दोनों ही लूप में आउटवर्ड आएंगी। लेकिन यहाँ ध्यान दें, दोनों कॉइल एक दूसरे के अंदर परपेंडिकुलरली इंसर्टेड हैं, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के साथ कैसे, कितना एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर। 11th क्लास में पढ़ा था, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 क्या बना, 0, इसीलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का अंडर द रूट स्क्वायर में आ गया। b1 का वैल्यू पता है, b2 का वैल्यू पता है, सपोज नंबर ऑफ टर्न सेम थे, करंट भी सपोज मैग्नीट्यूड अगर सेम रखेंगे तो मेरे पास वैल्यू ये रिजल्टेंट आ जाएगी। नेक्स्ट केस देखें, अगर दोनों कंसेंट्रिक हैं और दोनों अलग अलग रेडियस की है, यहाँ दोनों में रेडियस भले ही अलग अलग था लेकिन दोनों कंसेंट्रिक भी थी, लेकिन दोनों कॉयल एक दूसरे के कैसे थी, परपेंडिकुलर। यहाँ दोनों कंसेंट्रिक है, मतलब एक छोटा रिंग फिर उसके ऊपर एक बड़ा रिंग। अगर दोनों में डायरेक्शन कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज, फिर से वही एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, छोटे वाले लूप के लिए भी आउटवर्ड और बड़े वाले लूप के लिए भी आउटवर्ड, तो दोनों की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की ऐड हो जाएगी और आउटवर्ड आ जाएगी डायरेक्शन। आउटवर्ड और अपवर्ड बेटा सेम मीनिंग होता है। अगर करंट की डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हैंड देखते रहे, मेरा फिंगर्स कहाँ है, क्लॉकवाइज है ना फिंगर का कर्वेचर, तो थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हैं लेकिन ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन ध्यान, लास्ट केस, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट की डायरेक्शन अगर आउटर लूप में कैसी है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में तो बेटा B1 B2, आउटर रेडियस R2 है ना, तो B2 तो क्या होगा, इनवर्ड, और B1 क्या होगा, आउटवर्ड। बड़े वाले में से छोटे वाले को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बड़े वाले वेक्टर का आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन आ जाएगा। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आ जाएगी, B इज परपेंडिकुलर एंड कॉइल की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड। क्यों,
ध्यान से सुने इस बात को, अंदर वाले सर्कुलर कॉइल का रेडियस क्या है, छोटा। अगर रेडियस छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो अंदर वाली कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 से ज़्यादा होगी, इसलिए लिखा है यहाँ B1 माइनस B2। और जो B1 की डायरेक्शन है, क्या है B1 की डायरेक्शन, B1 के लिए करंट क्या था, क्लॉकवाइज, तो B1 की डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड, इसीलिए रिजल्टेंट B की डायरेक्शन भी क्या आई है, आउटवर्ड और अपवर्ड्स, ये दोनों सेम होते हैं बेटा। ये थंब मेरी तरफ आ रहा है तो इसको आप अपवर्ड भी बोल सकते हो और इस पेपर के आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। सो दिस वाज द सर्कुलर कॉइल आर्टिकल। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में करेंगे डिस्कस। सो टिल देन इस आर्टिकल को आप अच्छे से करेंगे।